Look, students, today we are going to discuss current electricity. And the first point, let, let me make it very clear. All the points are interlinked to each other. You have to listen very attentively. Then only you will understand. अभी रोज सेक्शन को क्या हो गया, चला गया रोज सेक्शन. रोज सेक्शन. ओके. तो लुक बेटे, नंबर वन इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटे? अगर इसको सिंपलेस्ट शब्दों में डिफाइन करना हो, सिंपलेस्ट, कम से कम वर्ड्स में, तो हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज. बस यही इसकी डेफिनेशन. देखो, टीचर ने करंट नहीं लिखा, चार्ज लिखा, चार्ज. तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की है. और इसी तरह से अगर चार्ज की डेफिनेशन बोलूं मैं, तो हम बोलते हैं दैट पैरामीटर ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ. बेटे रोज के स्टूडेंट्स प्लीज सेटल डाउन. Open your notebooks. Every student be ready with your notebooks and pen. छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ती हैं. Okay. So now this electricity can be classified into two categories: static and current. But whenever in the science static word occurs, that means at rest, stationary. Or whenever current, that is means in flow. अब देखते हो, करंट का वर्ड हम नदिया की धारा के लिए भी लगाते हैं. करंट ऑफ द वाटर इन द फ्लोइंग रिवर. तो ये हमेशा बहती है. तो ये कब डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी? जब चार्ज फ्लो करे. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब डिस्कस करते हैं? जब चार्ज एक जगह पर रुका हो. तो हमारा यूनिट कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स हमने क्या पढ़ना है? हमने इलेक्ट्रिसिटी के, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी के लॉज, प्रिंसिपल्स, डेरिवेशंस सारे पढ़ने हैं. लेकिन कब? व्हेन चार्ज इज इन मोशन. चार्ज इज इन मोशन. चार्ज फ्लो करता हो, रेस्ट पे ना हो. इसीलिए वर्ड लगा है करंट. करंट मैंने धारा. और सभी बच्चे ने इस चैप्टर को समझने के लिए करंट, जो नदिया की धारा होती है, उसको याद रखना है. आपको चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा. ओके. अब योर अटेंशन. कोई बच्चा मेरे से पूछता है, सर फिर चार्ज और करंट में क्या फर्क हुआ? चार्ज और करंट में, जब ये चार्ज इतना फ्लो करे, इतने टाइम के अंदर अंदर, इतना चार्ज फ्लो करे इतने टाइम के अंदर अंदर, कहां से? कोई ये वायर है, उसके पी पॉइंट पर जब हमने बैटरी लगा दिया, और बैटरी के लगने से उसके पी पॉइंट पर कितना चार्ज फ्लो हो गया, कितने टाइम में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम करंट बोलते हैं. करंट. तो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके. तो एक बच्चा मेरे से बोलता है, सर चार्ज की यूनिट होती है क्यूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर. सर अगर मैं ये बोलूं कि पी पॉइंट पे से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं
कि यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। मैं कहूंगा यस बेटे, अगर पी पॉइंट में से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में गुजरे, तब यहाँ पर अगर हम एम मीटर की इंस्ट्रूमेंट लगा दें, एम मीटर, एम्पियर प्लस मीटर, एम मीटर, तो इस एम मीटर की जो कि करंट मापता है उसकी रीडिंग 1 एम्पियर होगी। अब बच्चा कहता है सर 1 कूलम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पर जिधर को करंट जाता है, करंट किधर को जाता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है हमेशा। जिधर को करंट जाता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भगा दो। सर कितने इलेक्ट्रॉन्स भगा दे? इतने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने इधर को भगा दिए इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अंदर आपने पी पॉइंट में से इधर को बैटरी लगाकर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स भगा दिए इधर को, तो दूसरे शब्दों में आपने 1 कूलम का चार्ज उधर को भगा दिया। और जब 1 कूलम का चार्ज बह जाता है तो 1 एम्पियर का करंट बहता है। अब बच्चा कहेगा सर मैं समझ गया, मोटे तौर पे ये बात है, अगर पी पॉइंट से इस तरफ को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा दिए 1 सेकेंड में, तो करंट की एमोमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर होगी। अब एक बच्चा मेरे को बोलता है सर आपको कैसे पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से ही 1 कूलम का चार्ज जाएगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से ही 1 कूलम का चार्ज जाएगा, आपको कैसे पता है? तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सभी बच्चों ने सुना होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप छोटी क्लासों से याद करते आ रहे, और इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम, और इसके सामने क्या लिखूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मेरे को 1 कूलम निकालना हो तो ये जो मैं इस वक्त लूप में डाल रहा हूं ये नीचे आकर डिवाइड का हो जाएगा। इसका मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तब वो सामने क्या बचेगा? 1 कूलम। बेटे इस डिवीजन को सॉल्व करके सेम आंसर आता है, आ गया समझ? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहां से सामने के क्या लिखना पड़ेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। और अगर मेरे को 1 कूलम का चार्ज लेना है तो ये जो वैल्यू है वो नीचे जाके 1 को डिवाइड करेगी। जब इस डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो इतना आंसर आता है। अब पूरी बात को शॉर्ट में बताता हूँ, शाबाश, सारी बात समझ आ जाएगी एक ही बार में, सुन लेना। मेरे पास ये एक एल्यूमिनियम की रॉड है, मैंने इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, साइडों पे लगा दी बैटरी। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उस डॉट वाली जगह से जब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की स्पीड इतनी हो कि उनको निकलने के लिए सिर्फ 1 ही सेकंड का टाइम लगे, ना 1 सेकंड से ज्यादा ना कम, तब मैं कहूंगा कि जिधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस इस डॉट वाले पॉइंट से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितने बच्चों को 1 एम्पियर का मतलब समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, जिनको 1 एम्पियर का मतलब समझ आ गया, वेरी गुड। इस पूरे अभी तक के पॉइंट में मैंने आपको 1 एम्पियर ही समझाया है बेसिकली। एक बच्चा कहता है सर ये टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं कि कितना निकला? मैंने कहा आपको अगर मैं पी पॉइंट से ये बता दूं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्यू की वैल्यू आ जाती है। इसको यहां पुट कर दो। ओके, राइट। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करने लगा। बच्चा कहता है सर जो भी आपने ये करवाया इसमें से मेरे को एग्जाम्स के लिए क्या याद रखना है? पहली बात ये याद रखनी है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर टू, charge on one electron 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. Number 3, mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31 kilogram. Number 4, current is equal to rate of flow of charge. Number 5, 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. राइट। नंबर 6, क्या इस करंट की वैल्यू को और भी लिख सकते हैं किसी तरह से? यस, डिफरेंशियल फॉर्म से लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी। नंबर 7 सुनो बेटे, इस क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दो, एन ई बाय टी। नंबर 8, इसके अंदर जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फ्लो में होना चाहिए, फ्लो में। नंबर 9, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए जो अभी तक मैंने कराया उसमें से, और समझदार बच्चे ने ये लिख ली होंगी। और जो मूर्ख बच्चा है वो सोचेगा बुक्स में लिखा ही हुआ है, जबकि बुक्स में इनको ढूंढते ढूंढते आपको आधा घंटा तो इसी में खराब हो जाएगा। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कुछ, तो 10th क्लास का चैप्टर हमारे लिए बेस का काम करता है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाइट थ्रो करूंगा। ध्यान से सुनो। पहली बात, मान लीजिए यहां पर मैंने लोड लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस। एक बच्चा कहता है सर वेट वेट, आपने तो बल्ब लगाया, लिखा तो आपने लैंप लगाया, लिखा तो आप लोड रेजिस्टेंस लिख रहे हो। ट्यूलिप के लास्ट के 4th सेक्शन कॉर्नर में बैठी हैं गर्ल्स। बेटे अगर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ क्लास से बाहर। लास्ट 4 गर्ल्स, इंसल्ट ना करा करो टीचर की। तो लोड रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इस लोड रेजिस्टेंस से हमने यहां पर बैटरी लगा दी, प्लस माइनस वी वोल्ट। ओके, मान लीजिए ये बैटरी है 10 वोल्ट की। ध्यान से सुनना मैं क्या बात कह रहा हूं। ये हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया 10 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया 10 वोल्ट का। लेकिन ये जो लोड है, अब ये तभी ग्लो करेगा जब इसमें से करंट जाएगा, आई। तो हमेशा याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैटरी तो हम अपनी मर्जी की लगा सकते हैं, बड़ी बैटरी छोटी बैटरी, लेकिन करंट कितना सर्किट में सेट करना है उसको बैटरी डिसाइड नहीं करेगी, उसको लोड डिसाइड करेगा। और लोड कौन डिसाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर। वो डिसाइड करेगा मैंने कितने वाट का बल्ब बनाया, 100 वाट का, 200 वाट का, 300 वाट का। मैन्युफैक्चरर लोड डिसाइड करेगा, और लोड अपना ग्लो करने के लिए करंट डिसाइड करेगा। तो याद रखना है, बिजली के दो गुण होते हैं, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज इज दी करेक्टर ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई का करेक्टर है, और करंट इज दी करेक्टर ऑफ लोड। लोड मैंने जो बिजली का कंज्यूमर है, जिसने बिजली की खपत करनी। याद रहे, ये करंट कितना जाना है उसको ये बैटरी डिसाइड नहीं करेगी, हालांकि सप्लाई कौन करेगी? बैटरी। करंट जाएगा कितना, लोड डिसाइड करेगा। बिल्कुल ऐसी बात,
लोन कौन देगा बंदे को? बैंक देगा। पर लोन देगा कितना बैंक? ये बंदा डिसाइड करेगा जिसने लोन लेना है बैंक से। बैंक मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप 10 लाख का लोन ले लो जी, आप 15 को ले लो। नो, लोन जितना मेरे को चाहिए मैं लूंगा। देना आपने। लोड डिसाइड करेगा उसको ग्लो करने के लिए कितना करंट चाहिए, लेकिन करंट प्रोवाइड कौन करेगा? बैटरी। तो इसको लिए आपने लोन टेकर और बैंक की एग्जांपल याद करनी है। बैंक है इक्विवेलेंट टू सप्लाई सोर्स, और लोन की जो अमाउंट है, कितना लोन लेना है, वो है आपका बल्ब के इक्विवेलेंट। जब ये दो चीजें चलेगी, ध्यान से सुना, फिर इस लोड को करंट भी मिल गया, इसको वोल्टेज भी मिल गई। तो इसका मतलब है इस लोड के पास इतनी पावर कंज्यूम होगी। 10th क्लास का फार्मूला, पावर P इज इक्वल टू VI, ऐसे बनता है। P इज इक्वल टू VI। अब इसको समझो, इस बंदे को लोन चाहिए था, बैंक ने प्रोवाइड कर दिया। अब उस बंदे के पास ताकत आ गई कि वो अपना होम लोन से मकान बना सके। पावर आ गई उसके पास, पावर। तो पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे सुनो। अब हम देखना है बिजली का बिल कितना आएगा। इलेक्ट्रिक बिल, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक बिल उतना ही ज्यादा होगा जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होएगी। एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होएगी और ज्यादा टाइम के लिए कंज्यूम होएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, पावर का फार्मूला हम छोटी क्लासों में ये भी पढ़ते थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना वर्क कितने टाइम में करा, वर्क। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। इसको इधर ले जाओ, तो वर्क कितना हो गया, पावर इंटू टाइम। और जो जितना भी वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्टेबल होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और इसको इधर लिख दो पावर के फार्मूले को। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यहां पर थोड़ा सा मैं इसको दोबारा लिखता हूं। एनर्जी इज इक्वल टू, देखो पावर का फार्मूला बन गया VIT, इतनी एनर्जी। अब बिजली का बिल कितना कैसे निकालेंगे? देखो, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी और कॉस्ट ऑफ वन एनर्जी, इसको छोड़ देना। कॉस्ट ऑफ वन एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। देखो एक बार फिर से, सारी चीज में मैंने क्या बताया, इस बल्ब को वोल्टेज कितनी देनी है बैटरी डिसाइड करेगी, सप्लाई। बल्ब कितना करंट खींचेगा ये डिसाइड करेगा कि बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग अंदर से कैसा है, 10 वाट का है, 15 वाट का है। मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा, लोड डिसाइड करेगा कि मेरे को फुल ग्लो करने के लिए कितना करंट चाहिए। अगर आप बोलो कि सर उससे अगर कम करंट मिले तो पूरा ग्लो नहीं करेगा बल्ब। बल्ब जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं ग्लो करेगा। अगर मान लीजिए इस बल्ब को चाहिए 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर से करंट जब कम होएगा तो पूरा ग्लो नहीं करेगा, डिम ग्लो करेगा। अगर बच्चा कहता है सर मैं 3 एम्पियर से ज्यादा कर दूं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि करंट कितना ज्यादा जाना है यहाँ पर, ये नहीं डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। ओके, करंट इज द करेक्टर ऑफ द लोड, वोल्टेज इज द करेक्टर ऑफ सप्लाई। जब ये दोनों डिसाइड हो गए तो पावर कितनी कंज्यूम करी, और पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क हो गया। और वर्क को एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी की वैल्यू यहां पुट कर दो, और एनर्जी की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। जैसे पंजाब में मान लो 1 यूनिट की कॉस्ट है 8 रुपए, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना बिजली का बिल आएगा बेटे। ओके,
यस और नो? जिन बच्चों को ये बेसिक सी चीज समझ आ गई जो 10th तक समझ आनी चाहिए थी, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जिनको ये समझ आ गया बेसिक सी चीज। बहुत अच्छे, शाबाश। सर, यस सर। स्क्रीन है ना थोड़ी ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है? ओके, मैं सेट कराता हूँ सर। अब देखो एक बात और, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो 10th क्लास में आपको आते थे और अब भी आने चाहिए। मैं उनकी कलेक्शन कर रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से लिख दो, शाबाश। बेसिक फार्मूला ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th लेवल। चार्ज इज इक्वल टू इतना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हीट भी होता है बेटे, हीट। शाबाश, सभी बच्चे लिख दो। ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ। ओके, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पावर इज आल्सो इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज आल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हीट इज आल्सो इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम, हीट इज आल्सो इक्वल टू क्या, VIT। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, R3, R2, R1, और X और Y में रेजिस्टेंस निकालना हो तो सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे। ओके, और सुनो, अगर एक वायर है इतनी लॉन्ग है और उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, उसका रेजिस्टिविटी है रो। हाउ मच इज द रेजिस्टिविटी? रो। उसको रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है सिर्फ, या टेम्परेचर पर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना था वायर का? रो L अपॉन A। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं अगर रेडियस पता हो? ये सर्कल है ना, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, और वायर को एक सिलेंडर के रूप में लेते हैं, इसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। मेंसुरेशन फार्मूला 10th क्लास, पाई आर स्क्वायर एच होता था, एच की बजाय एल ले लेंगे और पाई आर स्क्वायर को ए लिख सकते हैं। देखो तो इसको वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू लेंथ। और सुनो, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, देखो पैरेलल में, और ये पॉइंट हो ए, ये पॉइंट हो बी, ये R1, ये R2, ये R3, तो RAB की हमें जरूरत हो तो ऐसा निकलता है, रेसिप्रोकली ऐड होते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनमें से एक भी फार्मूला 10th क्लास से ऊपर नहीं लिख रहा मैं।
अप टू 10th। जो बच्चा ये फार्मूला नहीं लिखेगा वो न्यूमेरिकल्स में कमजोर रह जाएगा, प्रॉमिस है मेरा। और अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, सर एग्री करेंगे। जिन बच्चों की किसी क्लास में कंपार्टमेंट नहीं आती, +2 में आ जाती है उनकी। इसलिए लापरवाही ना ले लेना, बोर्ड का एग्जाम है। फंस मत जाना, स्कूल एजुकेशन को स्मूथली पूरा कर लो। चुस्ती मत करना इस क्लास में जरा भी। ये आ गया रेजिस्टेंस का। और एक बात, अगर आपके पास रेजिस्टेंस आ जाए, ये देखो रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल कैपिटल जी से लिखते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कैपिटल जी का मतलब होता है कंडक्टेंस। कम से कम वो तो लिख लो जो नहीं पता। नॉन मेडिकल के 2 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने पेन भी नहीं उठाया, वेरी सैड। और ये देखो, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। ये क्या सिंबल होता है ग्रीक लेटर में, रो, रेजिस्टिविटी वाला। ये कौन सा लेटर होता है, सिग्मा। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बेटे, कंडक्टिविटी। देखो पहले वाला क्या था, कंडक्टेंस। ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का एक नाम और भी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो रहने दो, इसका इसका लिखना था, कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का एक नाम और भी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब सुनो, बच्चा इन फार्मूलों को यूज करके न्यूमेरिकल कर पाएगा, लेकिन कब, जब उसको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ आए। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 चीजें। एक आपकी मीडियम लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है, दूसरा आपको इन पैरामीटर्स की एसआई यूनिट्स चाहिए होती है, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स। तो मैं इनकी यूनिट्स को लिखने लगा हूं बेटे, यूनिट्स को ध्यान से देख लेना सभी बच्चे। लेट मी चेंज द कलर, ताकि आपको यूनिट्स अलग से चमके। योर अटेंशन। चार्ज की यूनिट होती है क्यूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, मैंने अभी अभी बताया था, 10⁻⁹ कूलम 1.6 लगा के। करंट की यूनिट को क्या लिखेंगे, एम्पियर। टाइम की यूनिट को सेकंड। पावर की यूनिट को वाट। हीट की यूनिट को जूल। वर्क की यूनिट को भी जूल बोलेंगे। पोटेंशियल की यूनिट को बोलेंगे वोल्ट। देख लो बेटे, कोई ऐसा ना हो जो ना लिखा हो। और ये हो गया, रेजिस्टेंस की यूनिट को बोलते हैं ओहम। येलो कलर वाले सारे यूनिट्स हैं, यूनिट्स। ओके। और सुनो बेटे, कंडक्टेंस की यूनिट को बोलते हैं, कंडक्टेंस कैपिटल जी की यूनिट को बोलते हैं कैपिटल एस से, साइमन। साइमन। एक हमारे पास है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओहम मीटर। ओहम मीटर। एक है हमारे पास कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर, मीटर की पावर ऐसे, साइमन पर मीटर। बेटे अगर यूनिट्स नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं समझ आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। रेडियस की यूनिट होती है, ये जो इतना रेडियस लिखा हुआ है आर वाला, मीटर। लेंथ की यूनिट तो मीटर है ही है। वॉल्यूम की यूनिट है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। सारी चीजों की टीचर ने यूनिट लिख दी है। अब जिनको ये फार्मूले याद है ना, तभी उनको आगे समझ आएगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को, बेटे जो इनके लिए, जो जो फार्मूले आपके लिए नए नए हैं ना, उन पे स्टार लगा लो। शाबाश। जो आप भूल गए थे, जो आपके लिए नए हैं, उनके ऊपर स्टार लगा लो।
जो नए हैं या जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो भूल गए थे? अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी फार्मूलों की मदद लेनी पड़ेगी मेरे को, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम नया सेक्शन कर सके, ध्यान से देख लो एक बार फिर से। हमने ये करा, ये करा हमने, देखो बेटे देख लो एक बार। हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये भी करा, और शुरू में हमने ये भी करा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 1 एम्पियर। ओके, आप सुनो, देखो अब जो नई चीज बताने लगा हूं मैं, शाबाश, योर अटेंशन। नई चीज, अगर हमारे पास ये एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो, उसमें करंट कितना जा रहा है वो भी पता हो, तब हम इसकी मदद से एक साइंस की नई टर्म सीखते हैं। उसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, कैपिटल जे, और बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, नई चीजें हैं, छोड़ मत देना। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, ऐसे। सर इसकी यूनिट क्या बनी, देखो आप ही, एम्पियर इसकी होगी मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया बेटे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रहे, ये फार्मूला तभी वैलिड है, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, जब ये जो वायर है ना, और करंट की डायरेक्शन के इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट करा हो। इधर देखो मेरी तरफ, ये वायर है, तो इसको जहां से कटिंग करनी है आखिरी किनारे से बिल्कुल ऐसे कट हो। लेकिन अगर ऐसे टेढ़ा कट हो गया, तब ये फार्मूला गलत है। सर फिर कौन सा ठीक है, वो भी सुन लो। अगर टेढ़ा कट हो गया, देखो मैं बना रहा हूं, ए, लेट मी मेक इट अगेन। मान लीजिए ये ऐसे है टेढ़ा कट, देखो टेढ़ा कट है बेटे, टेढ़ा कट, और करंट ऐसे ही जा रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर पकड़ना होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को। करंट की डायरेक्शन होगी इधर को, करंट की। ओके, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है फिर क्या, करंट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ, करंट इधर जा रहा है ना, करंट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इधर को, जिधर को करंट फ्लो करे उधर को करंट डेंसिटी की डायरेक्शन लेते हैं, ये फार्मूला। आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। और एक चीज और देखो, जब टीचर ने आई इज इक्वल टू जे डॉट ए लिख दिया, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वेक्टर का चैप्टर +1, ये वाला थीटा लेना पड़ेगा, कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब एक चीज और देखो, अगर ये ऐसे टेढ़ा कट ना होता, बिल्कुल परपेंडिकुलर कट होता, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तब एरिया वेक्टर ऐसे होता, एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे सीधा निकला होता, और करंट डेंसिटी तो उधर जा ही है, करंट डेंसिटी भी उधर ही होता फिर। तो इस केस में थीटा 0 डिग्री होता, दोनों वेक्टर्स में पैरेलल होने की वजह से। तो इस येलो वाली साइड में अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला बन गया, देखो करंट का फार्मूला बन गया, ये जे है बेटे, ये देखो, करंट डेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर, कॉस ऑफ 0 डिग्री पुट करेंगे तो 1, और यहां से जे कितना आ गया, ए को नीचे लेकर आओ, जे की वैल्यू आ गई आई अपॉन ए। देखो वही मैंने आपको लिखाया था,
बच्चा कहेगा सर इसका मतलब असली फार्मूला तो ये हुआ ब्राउन वाला। यस, असली फार्मूला ये हुआ ब्राउन वाला, लेकिन 90% केसेस में तार का किनारा टेढ़ा नहीं कटा होता, ऐसे परपेंडिकुलर ही कटा होता है। इसलिए हालांकि बेसिक फार्मूला ये है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा ये चलता है, येलो वाला ज्यादा चलता है। येलो वाला स्पेशल केस है ब्राउन वाले केस का, लेकिन चलता कौन सा ज्यादा? येलो केस। करंट डेंसिटी ये नई चीज होगी, करंट जाते हुए कितनी घनता से चल रहे, घनत्व, घनत्व कितना है करंट का, इसीलिए डेंसिटी वर्ड यूज करा। ओके, और एक देखते हैं चीज। योर अटेंशन, देखो बेटे, आप ये क्या मेरे को बता सकते हो, अगर एक वायर का रेजिस्टेंस आर नॉट हो, ओरिजिनल आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, उसकी लेंथ ओरिजिनल एल नॉट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल ए नॉट, मैंने इस वायर को इधर से पकड़ के स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच, स्ट्रेच करने से मैंने देखा इसकी नई लंबाई ये होगी और वायर पतली होगी है, और फिर मैंने देखा इसकी नई लेंथ, न्यू लेंथ ओरिजिनल लेंथ का डबल होगी है, डबल। ओके, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा अगर पुराना रेजिस्टेंस 5 ओम हो? कोई बच्चा बता सकता है? जिसका 10th क्लास अच्छा रहा होगा वो बता देगा। A wire is stretched such that its length becomes double of original wire. तो पुराना रेजिस्टेंस अगर 4 ओम था, 5 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना होगा? एनीबॉडी इन द थ्री सेक्शंस? नहीं कर पा रहे, तो देखो फिर मैं इसको कराता हूं बच्चे। आप ऊपर हेडिंग दो, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस बाय वायर स्ट्रेचिंग, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस बाय वायर स्ट्रेचिंग, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस बाय वायर स्ट्रेचिंग। तो सभी बच्चे देखो, मैंने इसमें थोड़ी तब्दीली कर दी है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट रखा बस, और लेंथ, न्यू लेंथ को डबल कर एन टाइम्स कर दिया, डबल की बजाय एल नॉट, और नया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए नॉट, ए न्यू, सॉरी ए न्यू, और आर न्यू क्वेश्चन मार्क है, और आर ओरिजिनल गिवन है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे जो मैं करने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने पेपर बनाना हो तो मैं इसमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जरूर डालूं, इस जो मैं कराने लगा हूं। सुन लो ध्यान से, मैं कहूंगा बच्चे इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम। आप कहोगे सर मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ा है आपने 10th क्लास में, वायर इज लाइक ए सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। किसी बच्चे को भूल गया हो तो मैं याद करा दूं, ऐसे सिलेंडर होता था, उसकी हाइट होती थी एच, क्रॉस सेक्शनल रेडियस होता था आर, तो हम इसका वॉल्यूम कितना लिया करते थे, हम इसका लेते थे 10th क्लास, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहोगे सर ये फार्मूला आप इधर लगा दो, मैं कहूंगा कैसे? सर पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिख दो, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सर्कल ही तो है। मैंने कहा ठीक है, ये लिख दिया वॉल्यूम ए, और सर हाइट की बजाय आप एल नॉट लिख दो। मैंने कहा ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब एक बच्चा बोलता है सर वेट वेट वेट, आपको पता है जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो वही रहेगा ना वायर में, वो लंबी होगी पर पतली भी तो होगी, वॉल्यूम तो वही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल।
मैंने कहा यस। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होएगा। स्ट्रेच्ड वायर का वॉल्यूम अनस्ट्रेच्ड वायर के बराबर होगा। मैंने कहा बेटे यू मीन टू से नया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू न्यू लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर। दोनों का वॉल्यूम बराबर। फिर आगे, फिर आगे आप ये देखो, ए नोट को ऐसे ही लिख दो, एल नोट को ऐसे ही लिख दो, ए न्यू ऐसे ही लिख दो। लेकिन एल न्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो देखो आपका एन टाइम्स है, एन कैन बी डबल, एन कैन बी ट्रिपल, एन कैन बी 4 टाइम्स। तो बच्चा बोलेगा सर एल न्यू को एन इंटू एल नॉट लिख दो, फिर एल नॉट काट दो। तो यहां से बच्चा कहेगा सर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, साथ में एन से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, ये दो बातें मेरे को समझ आ गई। ओके, लेकिन हमने तो रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहां से, ये तो था एनालिसिस, अब यहां से असली सॉल्यूशन शुरू होता है। सॉल्यूशन कैसे शुरू करना होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। सॉल्यूशन कैसे, जब ध्यान से सुनो, जब निकालने वाली चीज की भी वही यूनिट हो जो गिवन चीज की यूनिट है, निकालने वाली चीज की भी वही यूनिट हो रेजिस्टेंस की, ओहम ओहम, तो जो चीज निकालनी होती है वो डिवाइड के निशान से ऊपर रखते हैं एज न्यूमरेटर। ओके सर। तो आगे क्या करना है? टीचर कहेगा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था बेसिक? सर आपने ही सिखाया था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैंने कहा यस, इसी फार्मूले को ऊपर भी लगा दो नीचे भी लगा दो। ओके सर। रो एल न्यू अपॉन ए न्यू, नीचे भी लगाओ। तो रो एल नॉट अपॉन ए नॉट। एक बच्चे ने क्वेश्चन करा, सर आप रो को सेम क्यों रख रहे हो? रो को भी तो न्यू और ओल्ड ओरिजिनल लिखो। नो, मट जब कॉपर की वायर को खींच के लंबा करूंगा तो रहेगी तो कॉपर की वायर ही ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। कॉपर कॉपर ही रहा, इसलिए रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। अगर एल्यूमिनियम की वायर होती खींच के, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही रहता स्ट्रेच करने के बाद, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी। अब एक बच्चे और सुन लो, यहां आप लोगों बड़े वीक होते हो डिवीजन में, मेरा तजर्बा है इतने सालों का। डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड हो, ऐसा हो तो सबसे नीचे वाला घूम के सबसे ऊपर जाता है। रो एल न्यू ए ओरिजिनल, और डिवाइडेड बाय देखो इसको लिखोगे अब, और बीच वाले दोनों इकट्ठे हो जाते हैं नीचे आते हैं। रो एल ओरिजिनल ए न्यू, ऐसे बना। फिर से सुन लो, किसी बच्चे को ना समझ आया और रफ वर्क में देखो, अगर P अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय R अपॉन S हो तो इसका आंसर होता है PS अपॉन क्यू आर। ये मैंने आपको मैथ समझाया इस बॉक्स में, तो यही मैथ मैंने यहां लगाया। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, योर अटेंशन बेटे ध्यान से। आर न्यू अपॉन आर ओरिजिनल, रो से रो कट, ठीक है। एल न्यू को कितना लिख दूं, ये पड़ा सर, ये लिख दो ऐसे, एल न्यू को लिख दो एन टाइम्स एल ओरिजिनल, ए ओरिजिनल ऐसे लिख दो, एल ओरिजिनल ऐसे लिख दो, ए न्यू ऐसे ही लिख दो। अब एल ओरिजिनल भी काट दो। फिर ये चाहिए ए नॉट अपॉन ए ओरिजिनल अपॉन ए न्यू। ये देखो, आप कहोगे सर यहां से निकाल सकते हो, ए ओरिजिनल को ए न्यू से डिवाइड करोगे इस स्टेप्स के बाद, सर वो भी एन ही तो आएगा। बिल्कुल सही, ये बढ़िया रेशियो देखो, ए ओरिजिनल अपॉन ए न्यू सेम रेशियो पड़ी है। इस ब्रैकेट की वैल्यू यहां रखेंगे तो एन आ गया। एक बच्चा कहेगा सर पहले भी तो एन चल रहा है, वो भी लिख दो एन, तो ये एन स्क्वायर बन गया। तो आर न्यू कितना हो गया, आर न्यू इसको ऊपर ले जाओ क्रॉस पोजीशन करके, एन स्क्वायर अपॉन आर नॉट। अब देखो जो मैं आपसे चीज पूछना चाहता था,
अगर किसी वायर को खींच के डबल कर दिया, डबल, और पुराना रेजिस्टेंस मैं 5 ओम कह रहा था, तो अगर ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, वायर को डबल कर दिया खींच के, तो एन की जगह 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो न्यू रेजिस्टेंस बन गया 20 ओम। एक बच्चा कहता है सर अगर वायर को मैंने 3 टाइम्स खींच दिया होता, एन की वैल्यू 3 होती, फिर तो न्यू रेजिस्टेंस होता, अगर 3 टाइम्स खींच दिया होता, 3 का स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मान लो ओरिजिनल 5 दिया हुआ है, तो आप कहते हैं 45 ओम। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया वो टीचर को फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। कसम है आपको, अगर ना समझ आया और हाथ ना खड़ा किया सुस्ती की वजह से। गुड जॉब। तो सभी बच्चों ने ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद रखना है। अगर किसी रेजिस्टेंस को खींच के एन गुना ज्यादा कर दिया, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। एक और सुन लो बच्चे बात, इसको मैं इरेज करने लगा हूं। अगर कोई वायर पहले ही लंबी है, पहले ही लंबी है, और मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, इधर से भी दबा दिया, इधर से भी दबा दिया, ताकि उसकी नई वाली लेंथ ओरिजिनल लेंथ का एन टाइम्स रिड्यूस हो जाए, एन टाइम्स रिड्यूस हो जाए। और अगर इसका न्यू ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट था, तो न्यू रेजिस्टेंस होएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये कब है? कंप्रेशन पे, कंप्रेशन पे। पहले हमने अभी अभी जो इरेज करा वो कौन सा था? स्ट्रेचिंग पे। इसमें वायर को कंप्रेस करा दोनों तरफ से, तो पतली वायर मोटी होगी तो ये होगा। नोट कर लो ये भी, कंप्रेशन के ऊपर डायरेक्ट प्रूफ रिजल्ट लिख लो। ओके बेटे, आगे चलते हैं। योर अटेंशन। किसी बच्चे को ये पता है क्या लिखा है टीचर ने? तो बच्चा कहता है सर नहीं पता। लेट मी टेल यू, दिस इज आल्सो ओहम्स लॉ। बच्चा कहेगा सर ये ओहम्स लॉ है। गलत। हमने तो ओहम्स लॉ ये पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा हमने तो। ध्यान से सुनो, +2 के एग्जाम में आपको आएगा अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक व्यू, हाउ कैन यू से दिस इज ओहम्स लॉ। या ऐसा आ सकता है, ड्राइव दिस, ड्राइव दिस, ऐसे आ सकता है बेटे। ओके, अब मैं इसको कराने लगा हूं आपको। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, इसको टीचर कराने लगे हैं। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी वगैरह सब लिखा हुआ है, सारों का मतलब समझा रहा हूं अभी। कोई भी बच्चा हाथ से ना करे कुछ भी। अब ध्यान से समझ लेना, हम इसकी रिवर्स डेरिवेशन करते हैं, हमेशा आसान होती है। हम पेपर में कहेंगे ऐसा लिखने के बाद, लेट इट इज, लेट दिस इज ट्रू, लेट इट इज ट्रू। हमने इसको लेट कर दिया, जो ड्राइव करना है। अब यहां से चलते 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 मैं धीरे धीरे आपको यहां तक पहुंचाऊंगा। जब यहां तक पहुंचा दूंगा, फिर मैं कह दूंगा ये तो एक्चुअल में ही ओम्स लॉ होता है, विच इज ट्रू। और आखिर में मैं कहूंगा क्योंकि ये ट्रू होता है और इसी से ये बना है, इसलिए ये फार्मूला भी ओम्स लॉ कहा जा सकता है, ट्रू है ये भी। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं यहां से यहां कैसे पहुंचता हूं। ओके, योर अटेंशन। लो, पेन ना चले किसी भी बच्चे का, ये पेपर में 3 मार्क्स का आ सकता है ये वाला। मैं कहूंगा बेटे करंट डेंसिटी की जगह लिख दो
करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ जी सर, आपने अभी अभी हमें समझाया था इसको। जो भी फार्मूले स्पोर्टिंग लगेंगे वो मैं बीच में लिखता हूँ। सर आपने हमें समझाया था करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपने जे की जगह ये लिख दिया। यस, मैं कहूंगा कंडक्टिविटी की बजाय रेजिस्टिविटी लिख दो। हाँ जी सर, आपने हमें समझाया था कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, फिर मैं कहूंगा ये है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पहला चैप्टर याद करो, आपको सर ने कराया होगा। अगर किसी वायर में एल लेंथ हो, उसके क्रॉस बैटरी लगी हो वी, वी बैटरी लगी हो बेटे, तो बैटरी को लेंथ से डिवाइड कर दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। पोटेंशियल वोल्टेज अपॉन लेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसकी वैल्यू पुट कर दो। सॉरी बेटे, तो ध्यान से सुन लो। तीनों चीजों की वैल्यू पुट कर दी। यहां से, यहां से और यहां से। समझदार बच्चा याद करेगा साथ के साथ। और बुद्धू बच्चा है ना, इसके रोज रोज में जो गर्ल बैठी है फर्स्ट बेंच पे, बुद्धू बच्चा इसकी तरह पीछे मुड़ के देखेगा, सारी काम छोड़ के बातें करेगा। फर्स्ट बेंच पे जो दीवार के साथ गर्ल बैठी। और इंटेलिजेंट बच्चा साथ के साथ याद करेगा। जब इसको ऐसे कर दिया, योर अटेंशन, उसके बाद मैं कहूंगा बेटे किसी भी तरह से आप इसमें v अपॉन आर, v अपॉन आई बनाओ, v अपॉन आई की वैल्यू बनाओ। बच्चा कहता है सर v अपॉन आई की वैल्यू, तो मेरे को आई को नीचे लाना पड़ेगा। मैंने कहा यस। तो बच्चा कहता है सर 1/a, 1/रो, और साथ में एल भी लिख देता हूं। और आप कह रहे हो आई को इधर लेकर आओ। लेके आया सर। फिर टीचर कहता है इसको उधर ले जाओ। ओके सर। सर रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन आई। बिल्कुल सही। अब टीचर कहता है आर रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला था? सर उसका फार्मूला आता है रो एल अपॉन ए। तो वही तो पढ़ा है, रो एल अपॉन ए। इस ब्रैकेट को हटा के उसकी जगह रेजिस्टेंस लिख दो। ओके सर। तो V, देयरफॉर V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। इस आई को इधर ले जाओ, तो V इज इक्वल टू आई आर, विच इज ओम्स लॉ। यस या नो? तो अगर ये करेक्ट है तो वो भी करेक्ट है। इसमें एक नई चीज बताई है बस मैंने आपको। तार के अक्रॉस अगर बी बैटरी लगी हो और तार की लंबाई एल हो, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। 3 मार्क्स का आता है छोटा सा। प्रूव दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ओहम्स लॉ। जिन बच्चों को ये समझ आ गया अच्छे से, एक बार फिर से देख लो, प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। मैं पूछना देखना चाह, जिनका हाथ नहीं खड़ा उसको बुलाऊं फिर तो माइक पे, माइक पे बुलाना पड़ेगा। ओके, गुड जॉब, शाबाश। ऑलमोस्ट सभी का बच्चे का हाथ खड़ा है। देखो टीचर क्या कह रहा है, अभी तक मैंने ऐसे किसी पे नहीं बोला। 3 मार्क्स का बोर्ड के पेपर में तैयार हो गया अगर आपने ये याद कर लिया। एक बात याद रखना, अगर आप उल्टा चलते हो इधर से उधर तो बच्चे फंस जाते हैं। आप उसी की वैल्यू को लिख दो, लेट इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। और यहां पहुंचते हुए विच इज एक्चुअली ट्रू, विच इज एक्चुअली ट्रू ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो इसका मतलब है ये भी हो गया। तो हम इसको, सभी बच्चों ने देखा कि 10th क्लास में ओहम्स लॉ हमने ये पढ़ा था, जबकि +2 में हमने ओहम्स लॉ के 2 फॉर्मेट पढ़ दिए, ये भी ओहम्स लॉ, ये भी ओहम्स लॉ।
अब हम चलते हैं बेटे आगे। ओके, शाबाश। सभी बच्चे ध्यान दें, आप क्या करने लगे हैं टीचर। अब मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसके दो फार्मूले हैं। दोनों फार्मूलों की डेरिवेशन सिलेबस में है। अब उन फार्मूलों में जो जो सिंबल यूज हो रहे हैं, पहले मैं वो बता दूं वो सिंबल कौन कौन से हो रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हो ही गया। एक यूज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है टाउ से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक सिंबल यूज होएगा करंट। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक हो गया वॉल्यूम। एक हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और एक सबसे लास्ट में ध्यान से सुन लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं। फिर से बोल रहा हूं इनके नाम। एक ये भी यूज होएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, करंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सिंबल इस आर्टिकल में आएंगे। तो सुनो अब ध्यान से, शाबाश। योर अटेंशन। बेटे मेरे पास एक रॉड है। सर ओके ठीक है, रॉड है, वायर है मेटल की। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। कुछ बच्चों का ध्यान नहीं है, गड़बड़ है। ये मेरे पास एक रॉड है। ओके सर। अब इसके अक्रॉस अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई। ओके। तो मेटल के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ जी सर होते हैं। मेटल की तो डेफिनेशन ही ये होती है, मेटल इज ए सब्सटेंस विच हैज लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पीछे मुड़ के नहीं देखना, रोज की गुड़िया। सर इस बच्चे को सीधा करो, पता नहीं इसको क्या आदत है, जो दीवार के साथ गुड़िया बैठी है। मैं मारकर नीचे रख देना है, जब तक ये सीधी नहीं होगी मैं पढ़ाना नहीं है। पहले तो मैं इसकी फोटो ही खींचू, प्रिंसिपल को भेजूंगा। बार बार तंग कर रही है। ओके, सुनो इधर। ये मेरे पास एक रॉड है और मैं आपसे पूछूं कि बेटे अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और बैटरी अभी नहीं लगाई, तो वो इलेक्ट्रॉन जा किधर रहे हैं? तो आपको ये बोलना चाहिए, सर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई 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 इधर जाएगा। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, फिर इनकी वेलोसिटी क्या हुई? आप कहोगे सर सारे इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे की वेलोसिटीज को नलीफाई कर रहे हैं। तो अगर आप एक की वेलोसिटी u1 ले लेते हो, दूसरे की u2 ले लेते हो, तीसरे की u3 ले लेते हो, आखिरी वाले की un ले लेते हो, और उनका एवरेज वेलोसिटी निकालोगे डिवाइडेड बाय n, तो ये u निकलेगी और आपको u0 लेनी पड़ेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि रिजल्टेंट मोशन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। फिर मैंने पूछा अच्छा बेटे ऐसे करते हैं, इसी वायर के अक्रॉस अब हम बैटरी लगा देते हैं। सर ओके, जैसे ही आपने बैटरी लगाई,
गौर से सुनो बेटे, इस बैटरी को लगाते ही, योर अटेंशन, बैटरी को लगाते ही क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर से नेगेटिव आ गया, देखो बैटरी इधर से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को चल पड़ेंगे, उनका रिजल्टेंट मोशन बन जाएगा, रैंडम मोशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्टेंट मोशन बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे चलते चलते। जैसे जैसे सपोज करो आप सभी को अचानक पता लग जाए आज आपके स्कूल में हाफ डे है, और हाफ डे के बाद कोई पंजाबी सिंगर आ रहा है और उसका ये थोड़ी सी दूरी पर म्यूजिकल कंसर्ट है, तो सारे बच्चे उधर को भागेंगे, तो रास्ते में थोड़ा बहुत टकराएंगे भी, तो वो कोलिजन अमंग इलेक्ट्रॉन्स होगी। जब कोलिजन अमंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो रेजिस्टेंस भी होएगा, उनको जर्क लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से टकराया फिर चला, दूसरे से टकरा गया फिर चल पड़ा, तीसरे से टकरा गया फिर चल पड़ा, तो वो जो जिस वेलोसिटी से जाएंगे उनको झटके लगेंगे, जर्क। तो जर्क लगते लगते जब जाता है तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन वो जीरो नहीं होएगी, जीरो से ज्यादा होएगी, जबकि स्टार्टिंग वेलोसिटी तो जीरो थी। तो मैंने कहा इधर को जब ये खींचेंगे, क्यों खींच रहे हैं सर? पॉजिटिव चार्ज उनको बुला रहा है, सारे बच्चे ग्राउंड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? सर उधर म्यूजिकल कंसर्ट है, हम अच्छी सीट लेना चाहते हैं, सभी बच्चे तेज तेज एक्सरलेट हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्सरलेट हो रहे हैं। तो हमने +1 में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है सभी बच्चे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, लगाने लगे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेकिन हमारे केस में टाइम कौन सा लिया? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सर ये क्या होता है? पीछे ना मुड़े कोई गलती से भी। बेटे मैं बच्चों को कहूंगा अगर हम इलेक्ट्रॉन का काम यही मान लें कि उसने कोलिजन्स करनी है, तो किसी दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम वो इलेक्ट्रॉन अपना काम नहीं कर रहा था, मतलब टक्करे नहीं मार रहा था, मतलब वो रिलैक्स कर रहा था, रिलैक्स मैंने आराम करना। तो दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम गुजर गया उस टाइम को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो टी की वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया ए इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो सभी बच्चों को +1 का फार्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सरलेशन, एक्सरलेशन की वैल्यू यहां रख दो सर, फिर तो वो बनेगा F/m इंटू टाउ। अब एक बात और सुन लो, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में सर आपके क्लास टीचर ये आपको पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हो सर के द्वारा। हमारे केस में चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम चार्ज, टेस्ट चार्ज की जगह क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से F की वैल्यू रख दो, अब F की वैल्यू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, देखो F की वैल्यू क्या होगी, ये E इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, E/τ/m, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फार्मूला आ गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन इस वायर में जर्क मारते मारते उधर जाएगा। एक बार चेक करो अपने आप को, सर ने +1 की इक्वेशन लगाई, मोशन के ऊपर V इज इक्वल टू U प्लस AT, U को जीरो क्यों लिया? क्योंकि रैंडम मोशन था। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट कर दी? फोर्स अपॉन मास पुट कर दी, ये बेसिक फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी यहां से, ठीक है। जिन बच्चों को ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का समझ आ गया
प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। एक, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एक फार्मूला और भी होता है, I/NAE। ये वाला फार्मूला मैं कल कराऊंगा आपको, आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। शाबाश, शाबाश। कोशिश करा करो कि क्लास में थोड़ी बहुत भी शरारत ना। बेटे मैं इतने बच्चों की एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, लास्ट बात कर रहा हूँ जाने से पहले। जिन बच्चों का +1 तक फर्स्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, +2 में उनकी गड़बड़ होगी रिजल्ट की। ऐसा शुरू, ऐसा होने ना दो, शुरू से ही सिंसियर रहो। अगली बार आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू।